मिस लीला बेड़ारे, एक भयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में आपको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। मिस बेड़ारे, इंडियन पेनल कोड 302 कॉलम के अनुसार आप पर भ्रूण हत्या का अभियोग है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य? ये रहे आपके पास और ये रहे सिगरेट। तो क्या मेरा भाई कि दुकान पे बहुत भीड़ है। मसाला पान दे रहे हो? गणित स्पेशल पान ले लेना। सामन जी, एक छाता छाप बीड़ी का बंडल और सादा पान। काशीगर आपको सादा पान बोला था मैंने, बीड़ी बोली। पान लाए। अब फालतू चुना निकाल दे। हैबिट भाई। हाँ? नहीं, थैंक यू। थैंक यू। भाई आप एकाएक इतनी गंभीर क्यों हो गई? आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट अ गेम, एक खेल तो है, उसमें इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? सीरियस? सीरियस कौन? मैं तो एकदम लाइट हूँ। वो तो बस कोर्ट का एटमॉस्फेयर बनाने के लिए थोड़ा सा सीरियस हो गई थी। वरना मुझे क्या ही डर हो सकता है इस मुकदमे से? वही तो, डरने की क्या बात है, दिस इज जस्ट अ गेम, खेल तो है। सुनिए, ये अभी का तमाशा असल में था क्या? नहीं, ये काशीकर साहब कुछ बात कर रहे थे ना अभियोग वगैरह, कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। अभियोग ना? हाँ हाँ, भ्रूण हत्या का है। अरे वो तो मैं सुना, तो उसका मतलब क्या है? अरे भाई, तुरंत जन्मे हुए बच्चे की हत्या का अभियोग? बाप रे, ये तो बहुत ही भयंकर है। हमारे कस्बे में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हो गए होंगे करीब 1.5 बरस। बात ये चला। अच्छा, तो वकील किसको किया था? बस काशीगर साहब भाई, वाह क्या बात, ऐसा चुनकर आपने ये अभियोग लगाया है कि बस A1 अभियोग। भाई क्या है ना, जब तक मुकदमे में इस तरह का कोई भयंकर अभियोग ना हो, मुकदमे में मजा ही नहीं आता है। हाँ, तो कुछ सामाजिक दृष्टि से देखिए, इस मुकदमे का बड़ा ही महत्व है। भ्रूण हत्या अपने आप एक महाभयंकर सामाजिक समस्या है। तभी तो खासतौर पर मैंने यही अभियोग चुना। और वैसे भी आप मेरे हाथों कोई भी ऐसा कार्य होते पाएंगे नहीं जिसमें सामाजिक हित की बात ना हो। है, अब बेड़ा रे भाई, अब कम ऑन, रोकड़े, मेरा हथौड़ा देना। वैसे इस वक्त मुझे ना भी मिलता तो मेरा काम चल जाता। मैं सिर्फ देख रहा था ये जनाब लाए हैं कि नहीं। लाए हैं। स्टार्ट कीजिए। अधिक से अधिक कलम शुरू कीजिए। मेरा आगामी कोर्ट की कार्रवाई को बिना किसी रुकावट के चलाया जा सके, इसके लिए संबंधित लोगों को पान थूकने के लिए आरंभ में ही 4.5 मिनट का समय दे दिया जाए। इसकी मैं नम्रतापूर्वक मांग न्यायाधीश से करता हूँ। इस विषय को लेकर अभियुक्त के वकील को कोर्ट के सामने उपस्थित किया जाए। 1 मिनट मतलब मैं सरकारी वकील के सुधार का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। पान थूकने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय पर्याप्त होने के बावजूद सरकारी वकील जो है 4.5 मिनट का कीमती वक्त मांग रहे हैं। और ये बात मेरे पक्ष के लिए घातक और विद्रोहपूर्ण है। इससे उनके जानबूझकर समय बर्बाद करने का स्पष्ट मंतव्य जाहिर होता है। मेरा इसीलिए मैं कहता हूँ कि पान थूकने के लिए कोर्ट से 10 सेकंड का ही समय ले, या फिर 7.5 सेकंड ही, है ना? मिस बेड़ारे, अभियुक्त कोर्ट में बार-बार बोल नहीं सकता। ये सामत की बात और है। अब क्या कोर्ट के एथिकेट्स आपको भी नए सिरे से सिखाने पड़ेंगे मुझे? क्लर्क ऑफ द कोर्ट, यस यू मिस्टर करने, उपस्थित समस्या में कोर्ट की पूर्व परंपरा क्या रही है, जरा बताइए ने। पान खाकर कोर्ट की कार्रवाई चलाने की आम पद्धति न होने के कारण ऐसा मुझे लगता है मेरा और किसी कोई पूर्व परंपरा निर्मित नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि पान खाकर कोर्ट चलाने की जो परंपरा हमारे न्यायमूर्ति महाराज ने शुरू की है, यह अपने आप में ही बड़ी अभूतपूर्व है। अभियुक्त के वकील, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकेंगे कि पान थूकने में 10 सेकंड काफी? Oh yes, Lord, by all means. Exactly 10 seconds, Lord. You know what? You must have to see out. क्या है ये न्यायालय है, पान
ऐसा होता है क्या? पर है बड़ा मजेदार। ऐसे बोलो नहीं, बेइज्जती होती है कोर्ट की, चुपचाप बैठकर सुनो। समय क्या हुआ है? पता नहीं मिलोड। अरे मैं बताती हूँ जी, कुल 15 सेकंड हुआ है। They have not time but full 15 seconds, my lord. That is 1/4 minute. जितना मैंने कहा उतना ही वक्त। यस, मगर 5 रुपए के विषय को लेकर कोर्ट का आधे से अधिक मिनट पहले ही बर्बाद हो चुका है। इसलिए कोर्ट ने यह तय किया है, इस प्रकार के व्यक्तिगत काम इसमें 5 रुपया वगैरह शामिल है। हर व्यक्ति कोर्ट की कार्रवाई के बीच बगैर बाधा पहुंचाए करके वापिस आ। Yes. Silence must be observed. सामन अरे ना, ये सब बातों को सीरियसली मत लेना, ये तो बस ऐसे ही मजाक में था। तुम बस कोर्ट की कार्यवाही पर ध्यान देना, परमिशन तो समय लेनी ही पड़ती है, याद रखना, नहीं तो रात में सब घोटाला कर बैठोगे, समझे? हाँ ठीक से देख रहा हूँ। Silence must be observed. When court is in session, घर में भी वही, यहाँ पे भी वही। अरे मैं तो बस इस सामने पे समझा ही नहीं थी कि मजाक कर रहे हैं काशीकर साहब। तो अभी क्या, उठते बैठते पर सुनाना ही आता इन्हें मुझे। नाउ बैक टू भ्रूण हत्या। अभियुक्त मिस लीला बेनारे, आपके ऊपर जो अभियोग लगाया गया है आपको मान्य है या अमान्य है? आप पर लगाया जाए तो क्या आपको होगा मान्य? ऑर्डर ऑर्डर। अभियुक्त मिस बेनारे, कोर्ट की प्रतिष्ठा किसी भी रूप में कायम रहनी ही चाहिए, वरना इस सामंत को कोर्ट की करेक्ट कार्रवाई की जानकारी नहीं हो पाएगी। या कि भ्रूण हत्या की कार्रवाई थी? छी छी छी, ये नाम ही कितना घिनौना है, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। इससे अच्छा तो आप मेरे ऊपर कोई सार्वजनिक संपत्ति के अपहार का कोई उपयोग लगाते। ये अपहार सुनने में ही कितना मधुर लगता है, बिल्कुल उपहार या अल्पाहार जैसा। ना ना, कहाँ बुरा है, अच्छा खासा तो है भाई, मुझे तो है भाई, मुझे तो ये अभियोग बहुत पसंद आया बाबा। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की प्रतिष्ठा कायम रहनी ही चाहिए, घर में भी वही, यहाँ पे भी वही। मिलॉर्ड, कोर्ट के कुटुंब को दोबारा चेतावनी दी जाए। उन्होंने क्या कभी भ्रूण हत्या की है? उन्होंने तो स्वयं मिलॉर्ड के अलावा किसी भी सार्वजनिक संपत्ति का अपहार तक नहीं किया है। बना रहे, बस कर, बहुत हो चुका तेरा। कमाल करती है बेनारे भाई की। तमाम बातों में। अभियुक्त मिस बेनारे, कोर्ट आपको चेतावनी देता है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए आपको। थैंक्स मिलॉर्ड, और इस नेक कार्य के लिए मैं आपको हाँ, ये मसाला पान फेंक करती हूँ। बस यही है, यही सारी मुसीबत की जड़ यही है। अरे भाई सामंत को 4 बातें बतानी है कोर्ट की, कम से कम उसको ध्यान में रख के तो कोर्ट के नियम पालिए। कम ऑन गाइस, बी सीरियस प्लीज। बेनारे भाई, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले सीरियसनेस सबसे पहले जरूरी होती है। अच्छा ठीक है, नाउ बैक टू द भ्रूण हत्या। मिलॉर्ड, खता हुई अभियुक्त को न्यायमूर्ति महाराज का इतना सम्मान नहीं करना चाहिए था, और जहाँ तक बात रही अभियोग की, तो वो मुझे अमान्य है। अरे मैं लीला बेनारे, जो एक तितली से झिंगुर तक नहीं मार सकती, इतने बड़े भ्रूण की हत्या कैसे कर सकती हूँ? अब आप कहिएगा कि मैं क्लास में लड़कियों को मारती हूँ, तो हाँ भाई, जो शरारत करेगा वो पिटेगा भी। रोकड़े, शपथ के लिए गीता। सामंत, अब इसके बाद सरकारी भाषण, यानी सरकारी वकील का भाषण, समझे? ठीक। मिलॉर्ड, अभियुक्त पर लगाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। मातृत्व जो है वो मंगलमय आपको और पता है? ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर। मिस बेनारे, कोर्ट की मर्यादा उल्लंघन मत कीजिए आप, मैं इसके लिए आपको चेतावनी दे रहा हूँ। अटॉर्नी फॉर द स्टेट, आप कंटिन्यू कीजिए। मिलॉर्ड, मातृत्व पवित्र है। हमने स्त्री को जगत जननी माना है और हमारे धर्म और संस्कृति में उसकी सदा पूजा होती आई। माता पर बच्चे का बहुत बड़ा दायित्व होता है। मातृ देवो भव, ये शिक्षा हम अपने बच्चे को पालने से ही देते आए हैं। और इस तरह की स्त्री को जो आरोप लगाया गया है वो बहुत ही भयानक है मिलॉर्ड। एक भूल गए सुन आपने, जननी जन्मभूमिस सर्वगादपि गैरेसी, ऐसा एक संस्कृत में श्लोक भी तो है। हाँ, और ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। ये गाना भी तो कितना प्रसिद्ध है ना जी? ऑर्डर ऑर्डर। ये सारी बातें स्कूल की नियमित कॉपी से चुराई गई, मुझे सब पता है। साइलेंस। आई एम डीपली ग्रेटफुल मिलॉर्ड, सारांश ये है कि स्त्री क्षणकाल की पत्नी और अनंतकाल की माता है। साइलेंस। समझ की देखो, इस वक्त तो चल गया, लेकिन रात में ऐसा मत करना। हाँ हाँ जानता हूँ, मगर इतना सुंदर वाक्य था ना, बिना मजाए रहा नहीं गया। सत्य है, लेकिन ऐसी स्थिति में यदि कोई स्त्री
अपने जिगर के टुकड़े की कोमल गर्दन में अपने राक्षसी पंजे धंसाकर उसकी हत्या कर दे तो एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे आप लोग? इस बात को आप भी मानते होंगे कि इस तरह की पत्थर दिल क्रूर स्त्री संसार में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। लॉर्ड, अभियुक्त ने अत्यंत अधम और नीच किस्म का अपराध किया है और उसके इस अपराध को अब हम कुछ गवाहियों के आधार पर सिद्ध करेंगे मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, और हमारे प्रथम गवाह हैं विश्वविख्यात साइंटिस्ट मिस्टर गोपाल पोंचे। आप कटघरे में चलिए। जी बिल्कुल मालूम। ये कौन बोले गवाह कटघरे में चले? नहीं बोलूंगा तो बोल ना। हाँ कटघरा गवाह में जाए। अरे पहले ही कटघरे में जाए। ये गीता लेके जा। ये मिस्टर पोंचे प्रसन्न हुए कि नहीं? एकाएक मैंने आपको विश्वविख्यात से बना दिया। बिल्कुल। मैं जीएन पोंचे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का नाम गीता किधर है? स्कूल में डिक्शनरी आ गई। आगे मामी का यार। आप मेरा मजाक मत बनाइए, कह देता हूँ आपको भी। एग्जामिनेशन स्टार्ट। आपका नाम? आगे चलाइए, बारीकियां सब रात में। अच्छी बात है। तो गवाह मिस्टर पोंचे, क्या आप अभियुक्त को पहचानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। अभियुक्त के सामाजिक जीवन स्तर का वर्णन आप किस तरह करेंगे? शिक्षिका और मास्टर जी चाची। क्या अच्छी भली जवान तो हूँ मैं। और मेरा मतलब स्कूल मास्टर जी। अभियुक्त विवाहित है या अविवाहित? ये बात आप अभियुक्त से क्यों नहीं पूछेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप उत्तर देंगे। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो अविवाहित ही कहा जाए। और अलौकिक दृष्टि से? मिस बेनर है। सही है, वो समय के महत्व को समझिए आप। साथ में कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। सामन, ये भी ना बस अब इसी समय है। रात में वो सब नहीं होगा, उस समय सब कुछ असली में करना पड़ेगा, समझे? काशी का साहब भी ना बेवक्त रब भी छोड़ देते हैं। हाँ जी पोंचे, आप जरा ये बताइए, अभियुक्त के नैतिक चाल चलन का आपकी दृष्टि से किस तरह का वर्णन करेंगे? सर्वसाधारण विवाहित स्त्रियों की तरह? देखिए, उम्मीद करता हूँ आपसे कि इस ट्रायल को आप कम से कम सीरियसली लेंगे। मगर ये क्या जाने सर्वसाधारण अविवाहित स्त्रियों का आचरण वाचरण? नहीं, दूसरे तरह का। मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर अभियुक्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही ये है। ज्यादा क्या है? ज्यादा ये है कि ये पुरुषों के आगे पीछे कुछ ज्यादा ही होती है। बेचारा पुरुष। बिनारिल भाई देखिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, आपकी इन हरकतों से कोर्ट की बेइज्जती हो रही है। इस हाल में कोर्ट की बेइज्जती यहाँ कैसे हो सकती है? वो तो वहाँ गए हैं उस कमरे में, और आपके विधान में बहुत से कमरे तो है भी नहीं यहाँ पर। देखिए सुभाष, आपके नाम मुंह लगना बेकार है। हाँ जी पहुंचे। नोबडी सीरियस है, आपको सीरियस ही नहीं है। सीख लिया ऐसे तो। हाँ जी मिस्टर पहुंचे, तो आप जरा ये बताइए, अभियुक्त का किसी विवाहित या अविवाहित पुरुष से विशेष घनिष्ठ संबंध है या था, इस पर आप क्या प्रकाश डाल सकेंगे? ध्यान से सुनिए, विवाहित या अविवाहित पुरुष से। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये जो सरकारी वकील है इन्हीं से तो है, और वो जो न्यायमूर्ति महाराज जी है ना उनके साथ भी तो है, और ये पोंचे के साथ भी है, और ये जो सैनिक बैठे हैं ना इनके साथ भी, और हाँ वो बालू। अबे नारे भाई पछताइएगा, फिर मैं भी कह देता हूँ आपको। सुखात में ये बच्चों जैसा मुकदमे का खेल चलाने से क्या फायदा है? नोबडी सीरियस यार। वो कौशिका साहब बाहर चले गए, बिनारे कुछ भी बोली जा रही है, हमें कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। सुभाष में इससे ज्यादा सीरियस मेरी नाटकों की रिहर्सल होती है। अरे आखिर मंशा क्या है रे तेरी बिनारे? समझ लिया तेरे पीछे रात का सारा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा। मगर मैंने क्या किया है? मैं तो बस इस मुकदमे में मदद ही तो कर रही हूँ। ये मदद है। सुखात में मेरी कन्फ्यूजन है। नहीं, उधर भी उधर। मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ी सी हवा खाते रहूंगी ना तो अच्छा लगेगा। तब तक आप लोग अपने मुकदमा लेकर चाटिए। बिनारे भाई, अरे आप कैसे हरकतों से सारा खेल बैठा जा रहा है? अरे भाई, जब एक बार शुरू किया एक बार तो खत्म कर ही लीजिए ना। हाँ, यानी कि आप नहीं होगा। होगा, बैठो तुम। अब चलिए प्लीज चलिए। एग्जामिनेशन टू स्टार्ट। बात में इंतजार किस बात का है? आपकी कम खोदनी मिलने का मिला। मिल गई। चलिए चलिए। मिस्टर पहुंचे। जी बिल्कुल।
हाँ तो मिस्टर पोंछे, आप जरा कोर्ट को ये बताइए कि क्या आपको अभियुक्त के रहन सहन में कभी कोई चीज चुभी थी? यस, तमाम चीजें। जैसे कि मुझे कई बार अभियुक्त के दिमाग में गड़बड़ी महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार ये मेरी शादी तय कराने की बात कर रही थी, और वैसे भी आप देख सकते हैं कैसे पागल खाने की पेशेंट की तरह जीव निकाल के खड़ी है। थैंक यू मिस्टर पोंछे, आपकी गवाही पूरी हुई, अब आप बैठ सकते हैं। थैंक यू। द ग्रेट साइंटिस्ट मिस्टर पोंछे। Our next witness, the great actor Mr. Karnik. मिस्टर कर्णिक कटघरे में पेश हो। मिस्टर कर्णिक, क्या आप अभियुक्त को पहचानते हैं? You know this lady? I think I know this lady. ठीक है, माने क्या मिस्टर कर्णिक? सोचना या विचार करना नहीं पता है तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, वहां उसको देखो जाओ। Yes, you're right. शुभात में उसका मतलब सोचना ही होता है। डिक्शनरी उसको जाने दीजिए आप, और फिलहाल ये बताइए कि क्या आप अभियुक्त को पहचानते हैं या नहीं पहचानते? दोनों में से सही क्या है? क्या है ना मिस्टर सुखात में, कभी कभी लगता है कि मैं इनको पहचानता हूँ, पर कभी कभी लगता है कि मैं इन्हें पहचानता ही नहीं। The truth is stranger than the fiction. आपसे इनका परिचय कहाँ हुआ था? हमारी नाटक मंडली में हम लोग अभिरूप कोर्ट का कार्यक्रम करते हैं, वहीं पे घूमती रहती हैं। और कार्यक्रम किस प्रकार का होता है? एकदम टॉप। मिलोन, कृपया इस तथ्य को नोट कर लिया जाए। मुझे लगा पागल चलेगा। गजब बेइज्जती है। मिस्टर कर्णिक, ठीक है, आप ये बताइए कि जिस नाटक में आप काम करते हैं उसमें माता का वर्णन किस तरह किया जाता है? आजकल के नाटकों में होता ही कहाँ है। आजकल के नाटक तो जीवन की अर्थहीनता पर आधारित होते हैं। मतलब इसको यूं समझने की कोशिश कीजिए कि जो मनुष्य है वो स्वयं ही अर्थहीन है। हाँ, मनुष्य का ना कोई ध्येय होना ही चाहिए। हाँ। बिना ध्येय के इंसान नहीं, चूहा है। अब फिलहाल उसकी आप चिंता छोड़िए, और मिस्टर कर्णिक आप ये बताइए कि यदि मैं आपको माता की व्याख्या करने के लिए कहूं तो आप किस तरह करेंगे? जो बच्चे को जन्म दे, जो बच्चे को जन्म देकर पाल पोसकर बड़ा करती है वो माता है, या कि जो अपने राक्षसी पंजे धंसाकर उसकी हत्या कर दे वो माता है? दोनों में से कौन सी व्याख्या ठीक लगती है मिस्टर कर्णिक? व्याख्याएं तो देखिए दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को जन्म दे रही हैं। मातृत्व के क्या माने हैं? बच्चे को जन्म दे अरे जन्म तो पशु भी अपने बच्चे को देते हैं ना। उनमें भी तो माताएं होती हैं, मैंने कहा उनमें माताएं नहीं होती हैं। चला जल्दी करा। करने का रंग में है। कर्णिक, अभी सीधे सवालों के जवाब देते जा। ये सब रात में कर लेना। ओके, पूछो। मिस्टर कर्णिक, ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको अभियुक्त का चाल चलन कैसा लगता है, ये बताइए आप। मतलब मुकदमे के हिसाब से कि असल जिंदगी में? असली नहीं बोलिए आप। शुभात में अभी सवाल मुकदमे के हिसाब से पूछो, ये सब रात में कर लेना। और वैसे भी इनके नैतिक चाल चलन का मुझे क्या पता? सचमुच कुछ नहीं पता आपको? सचमुच, और इस मुकदमे के सिलसिले में मुझे कुछ पता ही नहीं। ठीक है, मिस्टर कर्णिक, ठीक है, अब आप ये बताइए कि विशिष्ट समय में विशिष्ट परिस्थिति में क्या आपने अभियुक्त को संदिग्ध अवस्था में देखा है? यस और नो, हाँ या ना में जवाब दीजिए मिस्टर कर्णिक। मैंने? यस और नो। रोकड़े ने देखा है? अब मैंने नहीं देखा, ये झूठ बोल रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए आप लोग। थैंक यू मिस्टर कर्णिक, नाउ यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। मिलॉर्ड, चौकीदार रोकड़े को गवाह के कटघरे में हाजिर किया जाए। मिलॉर्ड, चौकीदार रोकड़े की गवाही की मुकदमे में सख्त आवश्यकता है, कृपया उसे भेजा जाए। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे मैं ऐसे जाऊंगा। रोकड़े। हेलो सारा, क्या देखा जी इसने? अब कहाँ कुछ देखा, कुछ नहीं देखा। जैसे अपनी पारी में तुम खो मुझे दे आए, अपनी पारी में खो मैंने इसे दबा दिया। हाथ में भी खेल करते रहने चाहिए क्या? हाँ जी, तो शपथ नाम पेशा सब कुछ हो चुका है मिस्टर रोकड़े, अब हम आगे बढ़ते हैं। रोकड़े, अभी अपनी गवाही के बीच में मिस्टर कर्णिक ने आपका जिक्र किया था, आपने सुना था, आप उस पर कहां तक प्रकाश डाल सकेंगे? बालू अब अच्छे से ना इस समय जल्दी से बढ़िया सी गवाही दे दे। समझ ले, अगर इस समय तेरा काम जम गया ना तो आगे प्रोग्राम में बहुत चांस मिलेगा। ऐसा मौका फिर हाथ नहीं आएगा, समझा? हाँ जी रोकड़े, बोलिए, विशिष्ट समय में विशिष्ट परिस्थिति में आपने क्या देखा? अरे अपना सर देखना। तो शुरू से ऐसा गोदू देख बालू, तुम्हारा मौका मिलेगा नहीं तुझे, और घबराने की इसमें क्या बात? जरा चार आदमियों के बीच बोलना चलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं साहब? हाँ, वैसे ये काम थोड़ा मुश्किल तो है ही। बड़ा बोल न झटपट। बोल झटपट बोल। आ ई उ ऊ। आप जरा चुप रहिए। रोकड़े। आप ही जरा चुप रहिए, बताता हूँ, रुकिए जरा।
गया था। किसके घर गए थे आप? दामले साहब के। और प्रोफेसर दामले हम्म। फिर तो उनके होटल वाले कमरे की बात होगी ना। हाँ, ऐसे ही शाम का समय था और ये वहां मौजूद थी। ये बनारा भाई। कौन? अब बोलिए, अब क्यों चुप हो गई? अब बनाइए ना मेरा मजाक। हाँ, ये भाई और वो दामले साहब कमरे में, वो भी अकेले। ये इसी कोर्ट की बात है ना? यस। रोकड़े, शाम को अंधेरा होते होते जब आप प्रोफेसर दामले के कमरे पर पहुंचे तो क्या देखा आपने? ये दोनों बैठे थे। और क्या देखा आपने? बस इतना ही देख पाया, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। अंधेरा बढ़ रहा था, दामले साहब के कमरे में कर क्या रही थी? झूठे, अबोध है भी मुन्ना। अच्छा, तो मुझे देख के आपके चेहरे की हवाइयां जुड़ गई थी। हमेशा तो दामले साहब मुझे बुलाकर चाय पिलाते थे। बताइए। वो तो तुम्हारे प्रोफेसर दामले ही जाने कि उन्होंने तुम्हें मेरे सामने क्यों काट दिया, मगर मेरे चेहरे की हवाइयां उठती हुई तुमने देखी थी। वो तो इस अफसोस में कि उन्होंने मेरे सामने तुम्हें काट दिया था। मिलोड, मिस्टर रोकड़े ने जो कुछ भी वहां देखा वो उसके आगे और कुछ क्यों नहीं देख सके ये तो वही जाने, लेकिन जो कुछ भी वहां देखा कृपया उसे नोट कर लिया जाए। निश्चय ही अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है मिलोड, और ये बात किसी अन्य व्यक्ति की दृष्टि से देखने पर साफ जाहिर होती है। क्या साफ जाहिर होती है? क्या साफ जाहिर होती है? मैं तो कल प्रिंसिपल के ऑफिस में भी पाई जा सकती हूँ, तो उससे क्या मेरा आचरण संदेहपूर्ण हो जाएगा? तुम जानते भी हैं आप पेंशन वर्ष के हैं हमारे प्रिंसिपल। मिलोड, अभियुक्त का ये वाक्य तो अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण कृपया नोट कर लिया जाए। क्या नोट कर लिया जाए? कुछ जानते भी हैं आप? मैं तो अगर आपको चाहिए तो मैं 25 और आदमियों के नाम दे सकती हूँ आपको, जिनके साथ मैं अकेली घूमती फिरती हूँ। चलिए मुकदमा चलाने। अभियुक्त का आचरण संदेहपूर्ण है। कुछ अर्थ मालूम भी है आपको इसके? सीधे शब्दों के अर्थ मालूम नहीं आपको? मिलोड, ये वाक्य तो अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण कृपया नोट कर लिया जाए। कौन से वाला ये सीधे शब्दों के अर्थ मालूम नहीं आपको? और 25 और आदमी के नाम करने वाली बात जिनके साथ ये घूमती फिरती हैं वो भी अकेली। अच्छा, तो अभी जब थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे थे तो इन सामान के साथ तो मैं अकेली थी। नीचे इनका नाम पता नहीं लिखिए आप। अरे नहीं, ये बिरारे भाई तुम मेरे साथ बहुत शराबत से बातचीत कर रही थी। हम तो बस मोहिनी विद्या पर बात कर रहे थे। मिलोड, मोहिनी विद्या का जिक्र बड़े ही महत्व का कृपया नोट कर लिया जाए। कोर्ट के नियमों में ये सब कहाँ तक ठीक बैठेगा? नहीं बैठना तो ना बैठे, ये तो यूं ही हो रहा है। दिस जस्ट अ रिहर्सल। Yes, this is just a game. हाँ। खेल ही तो है। अबे, बहुत बढ़िया खेल चला रहे हो, चलाए चलो। यानी वकील तो अच्छा मालूम पड़ता है, तो इसमें वकालत क्यों नहीं चलती? मगर भाई हम तो सिर्फ उस मोहिनी विद्या पर बात कर रहे थे। बस आप यूं समझिए हिप्नोटिज्म। हाँ। बैठो मुझे तो। खेल है, चल रहा है। सुभाष भाई तुम चलो भाई देखो अब कैसा लग रहा है? अरे अब तो बड़ा मजेदार हो चला है भैया, पहले नहीं लगता था। सुखात में रुकना मत, चलाए चलो। हाँ जी रोकड़े, आपकी गवाही पूरी हुई, अब आप जा सकते हैं। नाउ मिस्टर सामंत। मैं यस, आइए और घबराइए नहीं। आपसे जो भी सवाल पूछे जाए उनके सीधे आप देने हैं। होशियार हो। अमर, घबराना नहीं, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है। असली रात में होगा, रात में। हाँ जानता हूँ, घबरा थोड़ी रहा हूँ। अब पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत तो होगी। शपथ लेता हूँ फिर सुविधा हो जाएगी। ऑलराइट, चौधरी रोकड़े। वो तो शायद वहां भीतर गए, मैं खुद ही ले लेता हूँ शपथ। शपथ लेता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। यानी इस मुकदमे में जैसा सच होता है वैसा ही, उस तरह से तो झूठ ही हुआ। अब ईश्वर वगैरह को मानता हूँ तो जानबूझकर झूठ तो बोल नहीं सकता। कहिए भाई कैसा रहा? हाँ चलिए अब आप पूछिए। शपथ पेशा सब कुछ हो चुका है। हमको पूछना है क्या? पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, पूरा नाम क्या? सामंत। बीच बीच में लोग मेरा नाम भूल जाते हैं, इसलिए बार बार बताना पड़ता है। ऑलराइट, मिस्टर सामंत, क्या आप अभियुक्त मिस बिनारे को पहचानते हैं? हाँ, तो वैसे करीब तो 2.5 घंटे में क्या ही पहचान हो सकती है, मगर हो ही गई। बाई बहुत अच्छी है। लेकिन उनके मन में आपके प्रति जो धारणा मुझे दिखाई प्रतीत होती है वो उतनी विश्वसनीय नहीं मालूम पड़ती। ऐसा क्यों? क्यों लगेगी क्यों नहीं? मेरी माँ तो आदमी को 1 सेकंड में चेहरा देखकर पहचान लेती है। अब बेचारी को दिखाई नहीं देता, बूढ़ी हो गई है ना। वो देखिए लगता है सो गई। बिडारे भाई, जाग रही हूँ। नींद तो चाहने पर भी कभी नहीं आती। मेरे साथ ये झंझट नहीं है, मैं जब चाहूँ फौरन नींद आ जाती है। आपको?
मेरे साथ भी ऐसा ही है, आती है तो तुरंत आ जाती है, नहीं तो 5-5 घंटे लगाती है। सिर पर आंवले का तेल ठोकते जाओ सुखा अरे मैं तो वही करता हूँ, फिर चाहे कितनी भी टेढ़ी सामाजिक समस्या क्यों ना हो, इधर सर पे आंवले का तेल दबाएंगे उधर लेने लगे कराटे। और एक बात जान लो, जब तक अच्छी नींद नहीं आएगी दिमाग भी शांत नहीं रहेगा, और दिमाग शांत नहीं रहा तो इन सामाजिक समस्या पर लाख सिर पीटते रहना, हल ही नहीं होने की। अरे दो ही तो चीज इंपॉर्टेंट है मनुष्य की, एक तो आपका ये दिमाग और दूसरा आपका वो हाजमा। हाँ, तो आप अपने प्रश्न जल्दी जल्दी पूछकर मेरी छुट्टी कीजिए। पूछता हूँ जी। ठीक है, मिस्टर सामंत, शाम को अंधेरा होते होते जब रोकड़े प्रोफेसर दामले के कमरे पर पहुंचे तो उन्होंने मिस बिनारे को प्रोफेसर दामले के कमरे में देखा। ठीक, बिल्कुल ठीक। और उस वक्त उस कमरे में इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद भी नहीं था। ठीक, मगर मुझसे भी तो कुछ पूछिए। अरे पूछता हूँ जी। अच्छा ठीक है, उसके आधे घंटे बाद आप वहां पहुंचे। कहाँ? अरे नहीं, वो कमरा तो वहाँ बम्बई में है और मैं रहता हूँ यहाँ इस कस्बे में। भाई मैं कैसे वहाँ पहुँच सकता हूँ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपके प्रोफेसर दामले गोरे हैं कि काले। अजीब बात है, ये भी कोई पूछने का सवाल है? सामंत जी, आप पहुंचे वहां। वकील साहब, आपको कोई भूल हो रही है। देखिए, मुकदमे में कुछ बातें हम लोग काल्पनिक रूप से मानकर ही चलते हैं। और सामंत, जब मुकदमा काल्पनिक है तो सब कुछ काल्पनिक है। हाँ, सिर्फ अभियुक्त ही काल्पनिक नहीं है। देखा भाई, मेरी बात में सब गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, आधे घंटे बाद मैं वहाँ पहुँचा। फिर आप ही बताइए। मैं कैसे बता तो सकता? फिर कौन बताएगा? अरे हाँ, मैं ही तो बताऊंगा। अभियुक्त प्रोफेसर दामले, रूम, शाम का समय। और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। और ठीक आधे घंटे बाद घनघोर अंधेरा, यानी कि कॉलेज के कंपाउंड में सन्नाटा। हाँ, तो जब मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ कि दरवाजा बंद। दरवाजा बंद? हाँ, दरवाजा बंद, बाहर से नहीं अंदर से। मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं घंटी बजाई, दरवाजा खुला। मेरे सामने एक अपरिचित आदमी खड़ा था। सोचिए कौन होगा? अरे वही प्रोफेसर दामले। अब उन्हें मैं पहली बार देख रहा था तो अपरिचित तो लगेंगे ही। खूब कमाई दे रहा है ये तो। हाँ, तो साहब मेरे सामने प्रोफेसर दामले खड़े थे। मुझे देखते ही झुंझला कर बोले, यस, इससे मिलना है। ठीक ठीक वर्णन कर रहा है प्रोफेसर दामले का। मैंने कहा प्रोफेसर दामले, वो बोले घर पे नहीं है और झट से दरवाजा बंद कर दिया। ये सोचकर मैं वहां खड़ा रहा कि वापस लौट जाऊं कि फिर से घंटी बजाऊं, लेकिन मेरा काम जरूरी था। क्या काम था आपका? क्या काम? यानी कुछ भी मान लीजिए। ये मान लीजिए कि मुझे प्रोफेसर दामले का भाषण तय करना था। अब प्रोफेसर है तो भाषण तो देते ही होंगे। ये सोचकर मैं वहां खड़ा ही रहा कि मेरे कान में कुछ रोने की आवाज सुनाई। रोने की? हाँ, रोने की दबी हुई आवाज, वो भी किसी स्त्री की। यस यस यस। पल भर वो वहां ठगा सा खड़ा है। वो यानी कि मैं समझ नहीं पाया कि वो स्त्री कौन हो सकती है। मगर मेरे मन में ये बात बिल्कुल साफ थी कि वो स्त्री प्रोफेसर दामले के घर की तो नहीं हो सकती। आप पूछेंगे कैसे? तो उसके जवाब में मैं ये कहूंगा कि उसके रोने का ढंग इतना रहस्यमय और आवाज इतनी दबी हुई थी तो स्त्री प्रोफेसर दामले के घर की हो ही नहीं सकती। ये सोचकर मैं वही खड़ा ही रहा कि मेरे कान में कुछ बातचीत की भनक सुनाई पड़ी। बातचीत? क्या थी वो बातें भाई? ना, ये आप नहीं पूछ सकते, ये सिर्फ वकील साहब पूछेंगे। ठीक है, क्या थी बातचीत? कौन बोल रहा था? ये सिवा उस महिला के जो अंदर दबी दबी आवाज में सिसकियां ले रही थी। और कौन रो रहा होगा? देवा रे देवा, बता तो सही कम से कम वो मरी थी कौन? ना भाई, आप नहीं पूछेंगी, ये सिर्फ वकील साहब पूछेंगे। हाँ सामंत जी, मैं पूछता हूँ। ठीक, आप ये बताइए कि आपके कानों में जो बातचीत की भनक पड़ी वो थी क्या? सामंत जी, समय नष्ट न कीजिए, आंसर दीजिए, बी क्विक। वो बातें यूं थी, सारी बातें बताऊं? जितनी याद है सबकी सब बता डालो, लेकिन जल्दी। आप मुझे ऐसे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसी कह रही थी? मैं क्या जानता? तो कौन जानेगा? मैं तो उस स्त्री के प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ जो प्रोफेसर दामले ने उसे दिया था। बोली बोली। तुम कहाँ जाओगी ये तुम जानो, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे सहानुभूति है। मैं कर ही क्या सकता हूँ? मैं अपने प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर तुम मुझे तबाह कर प्रतिष्ठा की दुहाई दे रहे हो? बड़े ही निष्ठुर हो तुम। निष्ठुर तो सारी दुनिया ही है। I see. कमाल है, सचमुच कमाल है। इस तरह तुम मुझे छोड़ दोगे तो आत्महत्या कर लूंगी मैं। तो कर लो, मैं कर ही क्या सकता हूँ। मगर एक बात जान लो, मैं इन तरह की तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूँ। तो इतना जान लीजिए, आपके ऊपर नहीं दो हत्याओं का पाप लगेगा, इससे आप बच नहीं सकते। इस पर एक भयानक अट्टहास। चुप रहो। उधर
तुम आगे बताओ जी समझ। बंद करो ये सब बकवास, बंद करो तुरंत। मगर बिड़ारे भाई क्या हुआ क्या? बंद करो ये सब तमाशा। इसका एक भी रत्ती सही नहीं है। सो तो है ही। बनावटी है सब, सरासर झूठ है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। साफ झूठ बोल रहे हो तुम। ये देखिए ना, मैं इस किताब में से देख के सब बोल रहा हूँ। मिस्टर सामंत भयानक अट्ठास हुआ, उसके बाद क्या हुआ? रुकिए जरा मेरे। अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देख लेना तुम। मिस्टर सामंत आंसर। मिट्टी में मिला दूंगी, चकनाचूर कर दूंगी, तहस-नहस कर दूंगी। अरे बिनारे, अपने मन में जब तू साफ है तो फिर इतना चीख पुकार कोहराम के बचा रखा है तूने। जानबूझकर दांव चलाया है तुम लोगों ने। जाल बिछाया है कोई मेरे खिलाफ। अरे छी भाई, सचमुच में ऐसी कोई भी बात नहीं है। मिस्टर सामंत, प्रोफेसर दामले ने भयानक अट्ठास किया, उसके बाद वो अज्ञात स्त्री क्या बोली आंसर? सामंत, अगर एक भी शब्द मुंह से निकाला ना तो देख लेना बस तुम। सामंत। समझ लेना बस। सामंत जी आंसर दीजिए भी कोई। अच्छी मुसीबत है, तुमको पेज भी नहीं मिल रहा। लॉर्ड, अभी सामने आया हुआ ये संपूर्ण प्रसंग अपने आप में इतना स्पष्ट और मुखर हो चला है कि मुझे संदेह की और बहस की कोई गुंजाइश महसूस नहीं हुई। कृपया इस वक्त की संपूर्ण कार्रवाई को अभियुक्त के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए नोट कर लिया जाए। कीजिए, वो भी खामड़ी कीजिए। जो चीजें हैं वो कीजिए। क्या करेंगे आप लोग मेरा? हाँ, क्या करेंगे आप लोग? कर लीजिए जो मन में आता है। मगर भाई, ये अचानक से क्या हो गया बिड़ारे भाई को? अचानक कैसा उलझाव पैदा हो गया सारे को। दरअसल आजकल का सामाजिक वातावरण ही ऐसा है। किसी भी चीज में निर्मलता बची नहीं सुगत में। यस लॉर्ड, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जैसे सुलझे हुए दिमाग के व्यक्तियों को इस पर गहन विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। दिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन मिलॉर्ड, सिर्फ विचार विमर्श करने से काम चलने वाला नहीं है। एक्शन, क्यों मिस्टर कर्णिक? यस, एक्शन। राइट। लेकिन पहुंचे, सिर्फ भावनाओं में डूबने करने से भी काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तो हम सबको मिलके वी मस्ट एक्ट। एक बात समझ नहीं है, इनका मामला क्या था? अरे आप जरा 2 मिनट चुप रहेंगे। सुभाष भाई, क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा? देखो भाई साहब, सीधा सा तर्क है। अभी मिस्टर सामंत ने जो भी बातें किताब से पढ़कर कही या गढ़ी, उनमें तथ्य है। इट होल्ड्स वाटर। देवा रे देवा, ये बिनारे अपने प्रोफेसर दामले के साथ? यस, बियॉन्ड अ शेड ऑफ डाउट, कोई शक ही नहीं। बाप रे बाप। भाई ये मुझे पहले से ही मालूम था। लो, हो गई ना गड़बड़? भाई जरा रुकिए आप, मैं देखता हूँ। ये तो होता है इस दरवाजे में। अब हुआ बंटा धार हम लोगों का। और मजे की बात ये है कि ऑफिस बंद होने की वजह से कोई होगा भी नहीं जो दरवाजा खोल दे। भाई, जब आपने कुंडी लगाई थी तभी कुछ गड़बड़ हुआ होगा। आपको अच्छे से खिसका देनी चाहिए थी। अब तो ये खुलेगा नहीं, समझो बंद ही है। सुगात में जब तक ये दरवाजा खुलता है क्यों ना इस मुकदमे को आगे बढ़ाते चले। हाँ यस मिलॉर्ड, यस। मिलॉर्ड, अब मैं सबसे पहले गवाह के कटघरे में अभियुक्त को ही बुलाना चाहूंगा। मिस बेनरे, कटघरे में चलिए। अभियुक्त मिस बेनरे, मैं कहता हूँ कटघरे में चलिए। कमाल है, न्यायमूर्ति की ऐसी बेअदबी। चौकदार हो गए, अभियुक्त को अभी के अभी कटघरे में लेके चलो। अरे रुको जी, मैं अभी लेके चलती हूँ। उसकी जरूरत है क्या है? चलिए बिनारे। मिलॉर्ड, इस मुकदमे की बदली हुई गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा ये विचार है कि यदि न्यायमूर्ति साहब भी अपना गांव धारण कर लें तो प्रभावशाली रहेगा। मिसेस काशीकर, पहुंचे करने सामंत जी, प्लीज अपनी अपनी जगह वापस जाइए आप लोग। वो क्या है ना पहुंचे, ये पिताजी ने आदत डाल दी है बचपन से ही। जब भी किसी अच्छे काम की शुरुआत करने जाता हूँ तो माता रानी का सुमिरन कर लेता हूँ। माता रानी के सुमिरन से मन को कैसी शांति मिलती है ना। ओके मिलॉर्ड, सबसे पहले अभियुक्त को शपथ दिलाई जाए। अभियुक्त मिस बेनरे, शपथ ग्रहण कर लीजिए। भाई शपथ? अरे कर लीजिए ना भाई, ये तो एक खेल ही है। अरे मैं अभी दिलाई देती हूँ शपथ। लाओ मुझे। ए बिनारे,
मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, झूठ नहीं कहूंगी। बोल। समाज है। अरे चलो समझो, ले लिया शपथ, हाथ में थारी गीता पर हाथ में, अब पूछो जो पूछना है। अभियुक्त मिस बेनरे, कोर्ट आपको चेतावनी देता है, इस तरह की हरकतें जिनसे कोर्ट की बेइज्जती होती है आइंदा से नहीं होनी चाहिए। सुभाष में वो आपका नाम मिस लीला दामले? नहीं नहीं, बेनारे दामले तो वो प्रोफेसर साहब है ना। तुम जरा देर चुप हो जाओ सामन, अभी उन्हीं को बोलने दो। मिस लीला दामले, जरा कोर्ट को अपनी उम्र बताइए। मिस बेनरे, अभियुक्त होने के नाते आपको जवाब देना पड़ेगा। अरे मैं कहती हूँ उम्र वही क्यों बताए, मुझे है ना अंदाजा, करीब 32 की होगी, एक आध बरस ज्यादा ही हो सकता है, कम नहीं, चेहरा ही बता रहा है इसका। थैंक यू मिसेस काशीकर। वेट, थैंक यू किस लिए? अभी अभियुक्त ने उम्र बताई नहीं है और मेरा पूरा ध्यान है। अरे लेकिन मैंने अभी बताया। अभियुक्त से पूछा गया प्रश्नों के उत्तर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिए जाना किसी भी कोर्ट में स्वीकार नहीं होते। तुम जरा देर चुप हो जाओ। आंसर। दरअसल बात यह है कि औरतों से उनकी उम्र पूछना ही अपने आप जवाब ना देने की जिद क्यों है मगर? इज दिस अ कोर्ट और वर्ड? ये तो सरासर कोर्ट की बेइज्जती है। अभियुक्त ने अगर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो कोर्ट को कुछ उपाय करना होगा। आफ्टर ऑल दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द कोर्ट। अभियुक्त को 10 सेकंड का समय दिया जाए। नो मस्करी नाउ। मिलॉर्ड, अभियुक्त की खामोशी से हमें हमारे प्रश्न के उत्तर मिल गए हैं। अब हम अपने प्रश्न को वापस लेते हैं। नाउ वी टेक द क्वेश्चन बैक। ऑल राइट, चालाकी नहीं, कहो तो लिख कर दे दूं। भाई मेरा तो यही मानना है कि बाल विवाह जैसी प्रथा को समाज में दोबारा स्थान मिलना ही चाहिए। पंख निकलने से पहले लड़कियों को ससुराल रवाना कर दो, फिर देखो सारी पचलनी बंद हो जाएगी इनकी। और मैं तो कहता हूँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दौड़ो केशव, आगरकर, इन लोगों ने समाज का बहुत अहित किया है। माय फ्रेंड ओपिनियन सुभाष में। यस मिलॉर्ड। मिस बेनारे, जरा कोर्ट को बताइए कि आप इतनी उम्र होने तक गैर शादीशुदा क्यों और कैसे रहे? चलिए मैं अपने प्रश्न को आपके समक्ष दूसरी तरीके से पेश करता हूँ। जरा कोर्ट को बताइए कि आपके जीवन में विवाह को लेकर कितनी शामें अब तक आई और क्यों गुजर गई? मिस बेनरे आंसर दीजिए। दिस इज टू मच बाबा। मुझे तो लगता है कि कुछ भी सीधे पूछने पर ना कुछ भी नहीं कबूलेगी। मिलॉर्ड, अभियुक्त से की जाने वाली जेल फिलहाल खत्म हो रही है, मौका पड़ने पर दोबारा की जा सकती है। नेक्स्ट विटनेस मिसेस काशीकर। देखो इसे कहते हैं उत्साह। सिर्फ नाम लेने की देर थी और करना हाजिर। तो इसमें इतना ये करने की जरूरत क्या है? शपथ तो हमने ले ही लिया, बिनारे और हमने, समझो दोनों की हो गई एक साथ ही। और वैसे भी मुझे किसके बाप का डर है, मैं जो कुछ कहूंगी सच ही कहूंगी। ठीक है मिसेस काशीकर, लेकिन क्या आप इस बात की कोई जानकारी दे सकती हैं कि मिस बिनारे इतनी उम्र होने तक गैर शादीशुदा क्यों और कैसे रहे? अरे जो शादी करेगा ही नहीं वो गैर शादीशुदा ही तो रहेगा। दैट इज, मगर जिंदगी के 32 बरस तक। 34 ही रखो सुराग में, 34। 34 ही सही मिलॉर्ड, मगर घर की किसी पढ़ी लिखी लड़की का इस लड़की? तरह। अरे औरत कहो औरत, अगर ये लड़की है तो फिर मैं तो अभी जवान ही हूँ। औरत ही सही मिसेस काशीकर, लेकिन विवाह ना करने का कारण क्या हो सकता है? क्या इसकी कोई जानकारी दे सकती हैं? कारण कारण कुछ नहीं है सुखात में। अरे नहीं, जिसकी होनी होती है ना उसकी डंटी की चोट पर हो जाती है। तो आप कहना चाहती हैं कि मिस बिनारे विवाह करना चाहती ही नहीं थी? और नहीं तो क्या। अरे भाई जब शादी किए बिना ये सब कुछ मिल रहा है तो उसकी जरूरत ही क्या है? आजकल तो सब यही चाहती हैं। भाई सुख अच्छा लगता है सबको, मगर जिम्मेदारी किसी को नहीं चाहिए। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। तुम्हें बताती हूँ सुखात में, हमारे जमाने में ना एक से एक काली कलूटी नकड़ी कुबड़ी लड़कियों की शादी हो जाती थी। ये जो पैसे कमाने की लत है ना सुखात में, यही सब कमाऊपन की हवस के पीछे फैल रहा है। भ्रष्टाचार सारा इसी के पीछे ही है। समाज में सारी गंदगी इसी से है। ए मालूम लिखना पढ़ना बंद कर। हाँ सुखात में कुछ और। अभी अभी आपने कहा कि जब बिना विवाह किए ही सब कुछ मिल जाए तो फिर जरूरत ही क्या है? हाँ वो तो है ही। तो सब कुछ से क्या तात्पर्य है आपका? कैसी बातें करते हो? शर्माती क्यों? जवाब दो इनके पास क्या है? दिमाग बढ़ गया, उम्र बढ़ गई तुम्हारी, दिमाग तुम्हारा अभी वहीं के वहीं है। मेरी उम्र की बात मत करो यहाँ पे, उसकी जरूरत नहीं है। आंसर। अरे सब कुछ माने वही सब कुछ जो शादी के बाद दहेज में मिलता है।
मिस बेनारे के विषय में ये बात आपको अनुचित नहीं लगती है? नहीं, कहीं भी नहीं, सभी जगह तो यही हो रहा है। सबको छोड़िए और फिलहाल मिस बेनारे के विषय में बात कीजिए, और यदि आपके पास आपकी बातों का कोई सबूत है तो दीजिए तुरंत। और क्या सबूत चाहिए सुखात में? उसका व्यवहार ही बता रहा है सब कुछ। अब अपनी पहचान की है, इसलिए कुछ कहा नहीं। नहीं तो मैं कहती हूँ इस तरह से मर्दों के बीच में चाहे कितने ही जान पहचान के क्यों ना हो, औरतों को इस तरह नंगा नाच नहीं नाचना चाहिए। अरे इसकी कोई हद भी है कि नहीं? बाप रे बाप, किस तरह से हंसेंगी, गाएंगी, ठिठोली करेंगी, नाचेंगी। ना दिन का कुछ पता, ना रात का कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। किसी भी मर्द के साथ अकेली घूमती फिरती रहती है। लेकिन बेनारे भाई जो है वो प्रोफेसर दामले के साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि बुजुर्ग आदमी की संगत के हिस्से से भी हो। प्रोफेसर दामले? अरे सुखात में तुम भी ना, जब इसको इससे पूछो, मेरी बात सुनो, ये पकड़ो पहले, मेरी बात सुनो। जब कार्यक्रम के बाद इसको घर जाना होता है तो इसे प्रोफेसर दामले ही याद आते हैं। पूछो। आई सी। हाँ। यानी कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद मिस बिनारे को घर जाने के लिए प्रोफेसर दामले की संगत की जरूरत पड़ती है। और नहीं तो क्या। अभी एक दफे की बात है, सितंबर ही था ना जी? गवाही के बीच में और गवाही की जरूरत नहीं है, जो कुछ कहना चाहो। हाँ, सितंबर ही था। ये और मैं घर जा रहे थे। हमने इससे कहा कि हम तुझे छोड़ देते हैं, मगर ये तो न जाने कब उस दामले के साथ उड़ गई। जब तराशने गए तो देवी जी नदारत। अभी कुछ दिन पहले कैसी कोहराम मचाई हुई थी, झूठ है ये सब कुछ, जाल है। अब नहीं बोल फूट रहे इसके मुंह से। बस ये समझ लो कि सच के कोई सीन कुछ थोड़ी ना होते। लाओ दो। जो प्रोफेसर दामले हैं वो तो बाल बच्चे का गृहस्थ है ना। और नहीं तो क्या, 5 बच्चे हैं उनके, 5। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस बिनारे एक संगत की हैसियत से उनके साथ गई हूँ। तो हम क्या कोई लुच्चे बन गए? माना प्रोफेसर दामले बुजुर्ग है, तो ये बालू क्या है? इसका क्या हुआ? वही तो बताने जा रही हूँ सुखात में। इस बालू के साथ भी इसने कार्यक्रम के बाद अंधेरे में छेड़खानी की थी। ये बात मुझे खुद इसने अपने मुंह से बताई थी, है ना बालू? नहीं जी, अभी जब हमारे साथ थी ना तब कहीं कुछ भी नहीं। थैंक यू मिसेस काशीकर, आपकी गवाही पूरी हुई, अब आप जा सकते हैं। लॉर्ड, डॉक्टर रोके को पुनः एक बार सभा के कटघरे में बुलाया जाए। रोके, कहिए मिस बिनारे, खेल में रंग आया कि नहीं? देख बालू, जो भी सच बात है सब की सब बता दे, डरना मत। मिस्टर रोके, अभी अभी अपनी गवाही के बीच में मिसेस काशीकर ने आपके और अभियुक्त के विषय में बहुत ही उत्तेजक बात उठाई है। ए बालू, तूने बताया था कि नहीं मुझे? अभी यूं कर रहा है। मिस्टर रोके, देखिए, कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो कुछ भी घटना वहां घटी, अच्छी या बुरी, मजेदार या बेमजेदार, सब कुछ कोर्ट को बताना आपका फर्ज है। देखिए, कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सब लोग घर जाने के लिए बाहर निकले। उसके बाद क्या हुआ? और भीतर रह गए ये दोनों। तभी इसने इसका हाथ पकड़ लिया था, इसी बालू का। फिर क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? अरे मैं बताती हूँ, पता है इसके बाद क्या तुम हुआ? मत बताओ जी, उसी को कहने दो। तुम हर बात में अंदर क्यों घुस जाती हो? मिस्टर रोके, देखिए, कोर्ट को आप अपनी सारी बातें बता सकते हैं बिना डरे। डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड? अरे हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? कोई हाथ लगा के तो देखे। हाँ जी रोके। मेरा हाथ पकड़ लिया था इन्होंने, फिर तभी मैंने इनसे कहा ये सब ठीक नहीं है, तो मुझे जरा पसंद नहीं है। ये क्या तुम्हारी उम्र तो शोभा देता है? हाँ, ये कह दिया था मैंने। झूठ है ये। ऑर्डर कंटिन्यू। तभी ये फोरन हट गई, मुझसे कहने लगी इस घटना के बारे में अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो देख लेना, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर बैठूंगी। हाँ ना, ये कह रही थी ये घटना कब की? तो आपने पहले की, जब डोंबी गली में हम लोगों का कार्यक्रम था ना, तब की। लॉर्ड, अभियुक्त ने रोके जैसे कम उम्र छोकरे के साथ, जो कि उसके छोटे भाई के जैसा है, एकांत में छेड़खानी की। और यही नहीं, किए गए कुकर्म पर पर्दा डालने के लिए उसे डराया धमकाया भी। इससे ये साफ जाहिर होता है कि अभियुक्त अपने पापाचरण पर गुप्त रखना चाहती थी। मगर सच्ची बातें छुप थोड़ी सकती हैं। मिस्टर लोके, इन्होंने आपको डराया धमकाया, उसके बाद क्या हुआ? तभी मैंने इनके एक थप्पड़ मार दिया। मेलोड्रामेटिक रोकड़े। तभी मैंने इनसे कहा तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुम्हारे जी में जो आएगा वो तुम मेरे साथ करोगी। मैं इस घटना के बारे में जरूर कहूंगा, इसलिए मैंने सब भाभी को बता दिया था। हाँ, इन्हीं से तो कहो कि तुम सब कुछ मुझे बताने की क्या जरूरत है? अभी गलती हो गई है ना, मुझे लगा कि भाभी आपको सब कुछ बता देगी, बस इसीलिए। मिस्टर लोके, फिर क्या हुआ? व्हाट नेक्स्ट? आगे?
मिलोज, मिस्टर लोगे, सुधाकर, मेरी विटनेस, मेरी गवाही लो। Okay, Sugatman. Call Pomshe. Let us hear him. पोंक्षे, आप गवाही के लिए चलिए। शपथ क्या फिर से लेनी होगी? हो गई। सुगातन पूछिए आप। मिस्टर पहुंचे, कोर्ट को अभियुक्त के विषय में बताने के लिए बताने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनसे बस इतनी बात पूछिए कि अपने पर्स में T20 क्यों रखती है? अरे वाह, ये तो भाई नई बात पता लगी। ये खटमल मारने की एक जाली मिठाई दवा है, आप सब जानते होंगे। घर ले जा रही होंगी। टिक-20? हाँ? टिक-20 जैसी महाविषैली दवा आपको इनके पर्स में कब और कैसे दिखाई दी? इनकी एक छोटी छात्रा है जो मेरे घर के बगल में रहती है। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आई और बोली मेरी मिस ने आपको ये दिया। टिक-20? नहीं, वो एक बंद लिफाफा था। उसके अंदर एक और लिफाफा। उसे जब मैंने खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, क्या तुम मुझसे भेंट कर सकते हो? जरूरी काम है। स्कूल के पीछे वाली उड़पी होटल में 2:30 बजे आ जाए। जाहिर है कि ये बात हमें तो जमी नहीं, लेकिन मैं भी सोचा कि मजे लेने में क्या खर्च है। चला गया, वहां जाकर बैठा। थोड़ी देर बाद मिस पिड़ारे लोगों से नजर बचती बचाती होटल में प्रवेश किया और आते ही बोली, यहाँ नहीं, अंदर चलो, फैमिली रूम है, यहाँ लोग देख। अंदर जाकर बैठे, चाय आई और मिस बेड़ारे का मेरे साथ जो काम होना था हो जाने के बाद इन्होंने रुमाल निकालने के लिए अपना पर्स खोला और पर्स खोलते ही एक शीशी बाहर की। जैसे और वो शीशी ही टिक-20 थी। बिल्कुल। गुड। मगर पहुंचे, इससे पहले आपकी उनके बीच में बातचीत क्या हुई? आखिर वो काम क्या था जिसके लिए इन्होंने आपको बुलाया था? इन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। विवाह? तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। Yes, Lord, it is and it will be. पहुंचे, क्या इन्होंने आप पर अपना प्रेम होने की बात बताई आपको? नहीं, इन्होंने ये बताया कि ये गर्भवती है। अरे क्या कह रहे हो पोंक्षे? सच कह रहे हो? और नहीं तो क्या, झूठ कहता हूँ? लेकिन पहुंचे, इन्होंने गर्भवती की बात आपको बताकर, यानी कि गर्भवती किसी और से विवाह आपसे करने की उम्मीद जाएगी। Exactly. ये महिला जिस व्यक्ति से गर्भवती हुई, जैसा कि इन्होंने मुझसे बताया, उसका नाम किसी के सामने लेने से मना कर दिया, जिसका पालन मैंने आज तक किया। आखिर वो आपकी है कौन? तुम जरा देर चुप हो जाओ जी। The cat will be out of the bag. और इतनी उतावली में क्या जरूरत है? हाँ तो पहुंचे। मुझे एक बात समझ में नहीं, इन्होंने गर्भवती होने की बात तुम्हें बताई और विवाह का प्रस्ताव भी तुम्हें दिया, यानी कि तीसरे व्यक्ति को दिया। Exactly, बिल्ला। तो इस पर आपने क्या उत्तर दिया? मतलब सर्वसाधारण विवाहित स्त्रियों की तरह आपने इनको एक मानवतावादी उदार दृष्टिकोण अपनाकर विवाह करने की उम्मीद जारी कर दी। जवाब जाहिर है। टिक-20 की शीशी इनके पर्स से उड़क कर गिर गई। उसके बाद आपने क्या किया? Of course, मैंने उसे उठाया और उन्हें दे दिया। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है मिला। आप चाहे तो इस संभाषण का ब्यौरा दे सकते। संभाषण का ब्यौरा दीजिए, तभी निकल के आता है नाम सामने। नहीं पहुंचे, पहुंचे नहीं, पहुंचे। पहुंचे, जिस बात से अभियुक्त को इतनी बेचैनी और घबराहट है, आखिरकार वो बात है क्या? ऐसी कौन सी बात है जो आपके और उनके बीच में हुई? पहुंचे, जवाब दीजिए, खामोश मत रहिए, आप बताइए। लॉर्ड, ये बात इन्हें रुचेगी। इसमें अभियुक्त की रुचि अरुचि का सवाल कब से उठने लगा? जज यहाँ पर कौन है? आई से कंटिन्यू। रोक ले। अभियुक्त को अभी घर लेके जाओ। अरे पहले उधर चलकर खड़ी है, दीवारों पर इसका अरे चल, अरे पहुंचे, पहुंचे तेरा क्या करके बताऊं? पहुंचे। साइलेंस। संभाषण का ब्यौरा दीजिए। पहले तो ये इधर उधर की तमाम बातें कर रही थी कि मसलन सुखाक में तो आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन तकदीर खोटी है बेचारी। वकालत बिल्कुल नहीं चली, बार रूम में बैठे बैठे पेशेंस लेते हैं और किसी बदनसीब बेचारे का केस इनके हाथ में आया तो उसकी तकदीर में झेल खाना पड़ा। ये बात तो जग जाहिर है, लेकिन जज के सामने इनकी सिट्टी पिट्टी बिल्कुल गुम हो जाती है। ऐसी आगे चलिए आप। और फिर कहने लगी कि
खासकर रोकड़े को बहुत सताते हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि रोकड़े और उनकी बीवी में कोई संबंध है, कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, ये कह रही थी ये? कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू मोक्षे, कंटिन्यू। जी बिल्कुल। इसके बाद इन्होंने बातों बातों में मुझसे पूछा कि ये बात जल्दी है तुम्हारी कि नहीं? वो क्या है ना कि जब तक मेरे मन की नहीं मिलेगी मैं शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। तुम्हारे कैसी पहुंचे? तुम चाहते क्या हो? वो क्या है ना कि लड़कियां अक्सर दिमाग से बौखल होती हैं। ऐसा मेरा अपना ख्याल है। आई वांट अ मैच्योर पार्टनर। Maturity, यानी कि बुद्धि की परिपक्वता। और बुद्धि की परिपक्वता अनुभव से आती है, नए तरीके के जीवन जीने से आती है। वैसे भी ये अनुभव कुछ ज्यादा सुख देने वाले होते हैं, और पाने वाला सहजता से उसे स्वीकार नहीं करता। अच्छा मान लो, अगर कोई ऐसी लड़की हो जो मैच्योर हो, उम्र में भी और शिक्षा में भी, तो क्या तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाओगे? सीरियसली मैंने इस पर विचार नहीं किया, लेकिन क्या कोई ऐसी लड़की है? हाँ, बिल्कुल वैसी ही है जिसे तुम चाहते हो। बस उसका अनोखापन तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अनोखापन यानी? इस लड़की को प्रेम में भयंकर ही धोखा मिला, और उसके प्रेम का फल उसके पेट में। असल में उस लड़की का तो कोई दोष ही नहीं, उस लड़की की तो दशा ही बहुत दयनीय है, और अब उस बच्चे के लिए ही वो जीवित रहने और विवाह करने का विचार कर रही है। बड़ा न्याय हुआ बेचारी के साथ। तो कौन है वो अधम आदमी? उन्हें आत्मा वगैरह मत हो सकता है वो बहुत महान बुद्धिमान हो। वो लड़की उनके सामने तुच्छ और मूर्ख साबित हुई हो। वो अपने मन में उनके लिए क्या भावना रखती हो, वो उनसे जाहिर भी ना कर पाई हो। महत्व तो उस लड़की का है, महत्व तो उस बच्चे का है। उस लड़की ने तो उस आदमी की बुद्धि पर श्रद्धा की, मगर उसे भी लड़की का शरीर ही नजर आया। मगर फिर भी वो बार-बार प्रोफेसर दामले को मनाने की कोशिश करती है, मगर प्रोफेसर दामले है कि अपनाने से इनकार कर रहे हैं। और प्रोफेसर दामले? तुम्हें कसम, ये बात किसी से मत कहना। देखिए मिस बिडाने, आपने मुझसे ये बात पूछा, इससे और घिनौनी बात क्या हो सकती है? ये आप पर बिल्कुल शोभा नहीं देती है। मैं क्या आपको इतना तुच्छ और ढिंढोरा व्यक्ति नजर आता हूँ? तुम्हें क्या लगा मैं सीरियस हूँ? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो तो बस ऐसे मजाक कर रही थी। मगर इनकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर सारी बातें साफ जाहिर हो गई। इन्होंने अपना पर्स उठाया और ये कहते हुए निकल गई कि इन्हें देरी हुई। तो इसका मतलब पेट में जो बच्चा था वो प्रोफेसर दामले का था। बिल्कुल। Thank you, Mr. Pomche, for the valuable proof you have given, Mr. Pomche. Thank you. Please take your seat. मिलॉर्ड, अब इस गवाही के बाद इस मुकदमे में मुझे किसी भी टीका टिप्पणी की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही। सबूत इतना स्पष्ट और साफ है कि बहस की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। पहले अभियुक्त ने पोंचे को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की
लेकिन जब उसकी दाल वहां नहीं गल पाई तो उसने रोकड़े जैसे कम उम्र छोकरे पर अपना प्रेम जाल डालने की भी कोशिश की। लॉर्ड, अब इसके बाद अभियुक्त की गवाही। वेट, मुझे भी एक महत्वपूर्ण बात बतानी है कोर्ट को। मिस्टर कर्णिक, इन द बॉक्स। स्पीक मिस्टर कर्णिक, कोर्ट को अभियुक्त के विषय में आप क्या नई जानकारी देना चाहते हैं? मिस बेनारे और रोकड़े के संबंध में जो कुछ भी तथ्य मिस्टर रोकड़े ने इस कोर्ट में प्रेजेंट किए हैं वो सारे झूठ हैं। अरे तुमसे मतलब? वो इसलिए क्योंकि जिस समय वो कुछ हुआ, दुर्भाग्य से मैं उसका साक्षी हूँ, वही प्रेजेंट था मैं। आप कहना क्या चाहते हैं वो कहिए, उसे गुत्थी की तरह मत उलझाइए। यही गुत्थी की तरह तो सारी जिंदगी उलझी पड़ी है। पश्चात नाटककार आईनेस को टू द पॉइंट, विषांतर मत कीजिए आप। गुत्थी की बात करेंगे तो बताना पड़ेगा ना। कर्णिक जी, अभियुक्त और रोकड़े के विषय में जो भी जानकारी कोर्ट को मिली है उसमें नई जानकारी क्या ऐड करने जा रहे हैं वो बताइए आप। देखिए, सत्य का स्मरण करके इस कोर्ट को ये बताना मेरी जिम्मेदारी है कि अभियुक्त के मुख कमल पर रोकड़े ने थप्पड़ नहीं मारा। झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं। जो कुछ हुआ वो इस प्रकार था कि सबसे पहले अभियुक्त ने घेर कर रोकड़े को रोका और उससे पूछा कि क्या सोच रहे हैं? छोड़िए ना, मेरा पीछा छोड़ दीजिए आप। आगे की ग्रामीण में अपना कितनी जिंदगी बिताओगे रोकड़े? इसका कोई अंत नहीं है। आपको पता है ना, सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है, और मैंने तो अभी तक आपसे शादी करने का सोचा भी नहीं है। तो कैसे सोचो? और वैसे भी तुम्हारा सारा ध्यान ढालूंगी, तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। फिर भाभी और रना से डरने की कोई बात रह ही नहीं जाएगी। फिर तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे रोकड़े। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, और आपकी ऐसी दशा में मैं आपसे शादी करूंगा तो दुनिया मुझ पर थूकेगी। मेरे पूरे खानदान में ऐसा कभी किसी ने नहीं किया है। आपसे बोल रहा हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो इस पर मैं सब भाभी को बता दूंगा। और इस पर तिल मिलाकर अभियुक्त ने रोकड़े की गाल पर झूठ है ये। अरे साहब, सरासर झूठ बोल रहे हैं तो। थैंक यू मिस्टर कर्णिक, यानी कि अभियुक्त ने जो विवाह करने की कोशिश की थी वो बात सच्ची है, लेकिन थप्पड़ किसने किसको मारा इस पर आपकी राय भिन्न है। राय नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। दैट्स ऑल मिस्टर कर्णिक, प्लीज। रुके, मुझे और भी कुछ बातें बतानी। बातों को रहस्यपूर्ण ना बनाना हो तो कहिए, बातों की लपसी मत बनाइए आप। मिलॉर्ड, सबसे पहली बात तो ये कि अभियुक्त का एक मौसेरा भाई है, जिसे मैं जानता हूँ। यानी कि परिचय हमारा यूं ही हो गया था, यही दादर के एक क्रिकेट मैच में। वहां मेरा एक फ्रेंड क्रिकेट खेल रहा था बैचलर 11 की टीम में। तो वहां पर उस दिन मैं उसका मैच देखने के लिए गया। मैच में मेरे फ्रेंड का फ्रेंड मुझे मिला, यानी कि इनका मौसेरा भाई। तो यूं ही मैच के दौरान हम दोनों में कई सारी बातें होने लगी। बातों के दौरान उसने मुझे इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी दी। तो इससे की तरह क्यों बात रहे हैं? कोर्ट के नियमों की इज्जत कीजिए। जी। तो जब हम लोग यूं ही बैठकर बातचीत करने लगे तो यही बातचीत में मेरे फ्रेंड के फ्रेंड यानी कि इनके मौसेरे भाई में हम दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होने लगी। यूं ही बातें करते इन्होंने मेरे बारे में उन्होंने इनके बारे में मुझे दी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन। जैसे कि अभियुक्त ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। दैट इज द पॉइंट, यानी कि टिप 20 की शीशी की परंपरा भी है। ये मुझे कैसे पता होगा? पर हाँ, जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो ये है कि एक बार इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और वो आत्महत्या प्रेम से मिली असफलता के कारण हुई थी। और वो प्रेम से मिली असफलता महज 14 साल की उम्र में अपने मामा से थी। क्या? अपने मामा से? मामा से अर्थात माँ के भाई से अनैतिक संबंध। वाह, व्यभिचार की चरम सीमा। वाह क्यों मिलोड? अभियुक्त का चरित्र तो पाप कर्मों से लिप्त है ही, उसका तो भूतकाल और वर्तमान भी पापों में लिप्त है मिलोड, और ये बात इस सूर्य की रोशनी की तरह इस गवाही से साफ हो चुकी है। अरे चलिए किधर? दरवाजा बंद है, बैठ गई। मेरी गवाही अब खत्म हुई। अब कोई भी शक रह नहीं गया। मैं कह रहा हूँ, क्या बात है? कोर्ट की पूर्ण परंपरा को तोड़कर मुझे कोर्ट पे एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। आप कैसे? हाँ,
इस मुकदमे का बड़ा ही सामाजिक महत्व है, इसलिए मैं खुद गवाही देने जा रहा हूँ। तुम इजाजत मांगो, इजाजत मिलेगी। मिलोड रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर कृपया न्यायमूर्ति साहब को गवाह के कटघरे में आने की इजाजत दी जाए। मिस्टर काशीकर, आपका व्यवसाय? सोशल वर्कर। आप अभियुक्त को पहचानते हैं? खूब अच्छी तरह से। ये अविवाहित प्रौढ़ कन्याकुमारी है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उसको। ये समाज की तरफ बिना पूछे अपनी राय न दीजिए मिस्टर काशीकर। मेरी राय मेरी है, उसे देने के लिए मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। प्रेमो मत दीजिए मिस्टर काशीकर। और कोर्ट को क्या जानकारी देनी है वो बताइए। वही तो देने जा रहा हूँ। शुरू कीजिए। तो मुंबई के जाने माने नेता श्री नाना साहब शिंदे मेरे बहुत अच्छे दोस्त। दरअसल वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और मैं भी। बाकी उनका बड़प्पन अलग और मेरा अलग, वो प्रश्न यहाँ पे नहीं है। दरअसल एक रात तकरीबन 9:30 बजे मैं उनके घर पहुंचा किसी कार्य में, और मैं जाके बैठा ही था तब एक बातचीत ने मेरा ध्यान खींचा। उस बातचीत में एक आवाज तो मैंने शिंदे साहब की दी और दूसरी आवाज में कुछ जानी पहचानी सी ही थी। किसकी दूसरी वाली आवाज? में चेतावनी दो, गवाही के बीच में ऐसा डंगा नहीं लगा सकते आप। हाँ, तो दूसरी आवाज किसकी थी मैं जानने की कोशिश कर लिया। तभी शिंदे साहब अंदर से बाहर आए और मैं तपाक से उनसे पूछ बैठा कि कौन था। तो जवाब में उन्होंने कहा वो शिक्षा मंडल की हाई स्कूल की मास्टरनी है, चाहती है कि उनके खिलाफ चल रही जांच पड़ताल बंद हो जाए। अब मास्टरनी जवान जो ठहरी, एकदम से ना भी कर सके, इसलिए अगले दिन बुलाया था। लेकिन मैं ये जानने के लिए बड़ा उत्सुक था कि वो स्त्री थी कौन। लेकिन शिंदे साहब ने मुझे कुछ बताया नहीं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो स्त्री कोई और नहीं, यही बेनारे बाई ही थी। ऊपर यही आवाज, मुझे कोई शक ही नहीं। दावे के साथ मैंने वहां क्या देखा मुझसे पूछ सकते हैं। आज सुबह ही नाना साहब शिंदे के जन्मदिन पर मैं उनको बधाई देने के लिए उपहार लेके गया, तो वो गुस्से में किसी से बात कर रहे थे। विवाह से पहले गर्भधारण करना, साफ अनाचार को बढ़ावा देना, ऐसी स्त्री को तो फौरन नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। ये सारी बातें मैंने अपने कानों से सुनी। और तो उन्होंने ये भी कहा कि दस्तखत के लिए आज ही कागज भेजिए। ऐसी स्त्री को पढ़ाने की इजाजत देना, साफ अनाचार को बढ़ावा देना। सारी बातें मैंने सुनी। अब आप बताइए, इन सब बातों को सुनकर इस स्त्री की तस्वीर सामने आती, बताइए आप। और कोई नहीं, यही बेनारे बाई ही, कोई शक ही नहीं। तो क्या इनकी नौकरी चली जाएगी? इनकी नौकरी नहीं जाने वाला, जाएगी। ऑर्डर पहुंचेगा ना जब। लेकिन एक बात आइए पहले आप, वो स्त्री ये बिनारे बाई ही है, इस बात को आपने दावे के साथ किस आधार पर कहा? अरे इतनी साधारण सी बात नहीं समझ पाऊंगा मैं। समाज का 40 वर्ष का अनुभव है मेरा। अब है कि जान में उड़ती चिड़िया के पंख पहचानता हूं मैं। मुझे अपने दावे की सच्चाई में कोई दुविधा नहीं। निश्चित तौर पे वो स्त्री बेनारे बाई ही थी। और आप खुद जान जाएंगे जब ऑर्डर इनके घर पहुंचेगा। इन्हें नौकरी से बर्खास्त करने का ऑर्डर। कोर्ट के रिकॉर्ड के लिए मुझे इतना कहना था। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन कंटिन्यू। अब इस आखिरी गवाही के बाद हमारी गवाहियां खत्म हो चुकी हैं। The case for the prosecution rests. आपके पक्ष के गवाह हैं, मुझे बुलाना। हमारे प्रथम गवाह हैं प्रोफेसर दामले हाजिर। प्रोफेसर दामले हाजिर है। प्रोफेसर दामले गैर हाजिर है। नेक्स्ट विटनेस। नाना साहब शिंदे। अरे वो यहाँ क्या करने आई? नेक्स्ट विटनेस। इस मंडली के सदस्य मिस्टर आपके गैर हाजिर हो चुके अभियुक्त के गवाह। मिलोड, फरियादी से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इजाजत नामंजूर। एक ही होती है। The case for accused rests. Now attorney for the state. संक्षेप में कहिएगा। मिलोड, अभियुक्त पर पाए गए अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। कटघरे में खड़ी हुई इस स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर्मों से कलंकित किया है। उसे कोर्ट द्वारा दिया गया कठोर से कठोर दंड भी कम होगा मिलोड। अभियुक्त का आचरण अत्यंत लज्जाजनक है। नैतिकता को तो उसने सरे बाजार नीलाम कर दिया है।
अपने पतित आचरण से सामाजिक और नैतिक मूल्यों का गला घोट दिया है। अभियुक्त समाज की प्रबल शत्रु है मिलोट, और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह की समाज घातक प्रवृत्तियों को यदि बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन ये भारत देश और इसकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। मिलोट, इसीलिए मैं कहता हूं कि भावनाओं न बहकर कोर्ट अभियुक्त के गुनाहों पर कठोर कर्तव्य का स्मरण करने के बाद ही निर्णय ले। अभियुक्त पर आरोप है भ्रूण हत्या का, किंतु उसने तो उससे भी गंभीर गुनाह किया है, और वो है विवाह से पहले मां बनने का। बगैर विवाह का मातृत्व हमारे धर्म और संस्कृति में महापाप माना गया है, और उस पर उस अवैध संतान को बाल पोसकर बड़ा करने का अभियुक्त का वो स्वप्न यदि सफल हो भी गया तो समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। नैतिक मूल्यों का तो नामो निशान मिट जाएगा। ये एक भयंकर आशंका है लॉर्ड। मैं मानता हूं कि भ्रूण हत्या अत्यंत पतित कर्म है, लेकिन उससे भी पतित कर्म है एक अवैध संतान को पाल पोसकर बड़ा करना। इससे बढ़ावा मिलने पर विवाह संस्था जैसी चीज ही मिट जाएगी। समाज में अनाचार पापाचार का बोलबाला हो जाएगा। संस्कार युक्त समाज का जो हमारा सुंदर स्वप्न है वो देखते देखते मिट्टी में मिल जाएगा मिलोट। अपनी परंपरा, संस्कृति, इज्जत और यहाँ तक कि अपने धर्म की नींव में बारूद लगाकर उसे समूल नष्ट कर देने का इरादा इस अभियुक्त स्त्री से दिखाई पड़ता है मिलोट। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम में से हर समझदार, बुद्धिमान एवं स्वयं न्याय देवता का ये परम और आवश्यक कर्तव्य है कि उसे आकार लेने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए। अभियुक्त एक स्त्री है, ये सोचकर उस पर दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्त्री पर तो समाज को बनाने का दायित्व और भी अधिक होता है। ना स्त्री स्वतंत्र रहते, ये हमारी परंपरा का सर्वमान्य नियम है मेरा, और इस नियम के अनुसार मैं दावे के साथ मांग करता हूं कि नाम इस लीला बिना रे स्वतंत्र मरिहति। अभियुक्त पर दया करके कोर्ट से कठोर दंड दे। इसी आग्रह के साथ मैं फरियादी पक्ष की बहस खत्म करता हूं। Attorney for the accused, अभियुक्त का वकील। मिलोट, मैं मानता गुनाह बहुत गंभीर है, लेकिन मनुष्य आखिर एक कमजोर प्राणी है, और यौवन मनुष्य को अंधा कर ही देता है मिलोट। इस बात को ध्यान में रखकर ही अभियुक्त के हाथों अनजाने में हो गए इस अपराध पर कृपया क्षमा की भावना से विचार किया जाए। दया मिलोट, मानवता के नाते दया। गुड। अभियुक्त मिस बेडारे, सजा भोगने से पहले अगर तुम्हें अपने अभियोग के बारे में कुछ कहना है तो कोर्ट आपको 10 सेकंड का समय देता है। हाँ, और कुछ कहें? कितने बरस बीत गए, कुछ कहा है? क्षण आए और चले गए, छाके गए, प्राणांतक आक्रोश, मगर हर बार होठों को कसकर खींचा। लगा कि कोई समझ ही नहीं सकेगा, कोई जान ही नहीं सकेगा इसे। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ता हुआ आकर मेरे होठों से टकराने लगता तो लगता कि वो सब मेरे आसपास रहने वाले आदमी कितने नासमझ, पागल है, बचकाने हैं। जो नितांत अपना है,
लगता है कि उन पर हंसती रहूंगी, बस हंसती रहूं। और फिर दिल उठता है और इतना रोता है कि आंखें ऐंठने लगती है। लगता है कि हृदय फट जाए तो कितना अच्छा हो। जिंदगी कितनी सार्थक होती, मगर प्राण नहीं जाते और ना जाने पर फिर उसके अस्तित्व का एहसास होता है। आने वाला हर क्षण नया और अनोखा लगता है। काश पक्षी, बादल, से सूखे तरों की छानती हुई कोई टहनी, खिड़की पर हिलता हुआ कोई पर्दा, चारों ओर फैली हुई निर्मता और दूर से आती हुई स्पष्ट आवाजें, हॉस्पिटल की दवाइयों की भभक, कि तब भी जिंदगी के रस से परिपूर्ण लगती है। लगता है कि जिंदगी चौकड़ी करते हुए मेरे लिए गीत गा रही है। कितना आसान था ना आत्महत्या की असफलता का आनंद, जीवित रहने की वेदना से भी ज्यादा। जीवन को व्यर्थ जानकर फेंकने लगोगे तभी तो उसके अस्तित्व का एहसास होगा। इस जीवन का एक ही सत्य है, शरीर। आप इससे इनकार करते रहे तो करते रहे, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। आपने तो बस आवाज में कंपन पैदा करने की मीठी मीठी अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ, भीतर ही भीतर झुलस रही थी। वो कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके आधार पर तुम इकलौती खुशी, मेरी नौकरी मुझसे छीन रहे हो। मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है और इस गुनाह का दंड मुझे क्या भोगना होगा, इसका फैसला मैं करूंगी, जैसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। उस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी और को क्यों है? कितना शोर, बेचारे बच्चे, जानते हो ये लोग कौन है? ये लोग 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो इनके चेहरे, देखो कितने जंगली है। होठों पर औपचारिक शब्द और भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं। देखो इनके चेहरे। नहीं बच्चों, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे लोगों से भय लगता है लोगों से।
पाप किया है। मैंने माँ के भाई से प्रेम किया है। मगर घर के बंधुओं में एक अकेला वो ही तो था जो मेरे करीब आया था। उसने समझाया था मुझे, लाड किया था, बाहर का दिन रात बुखार किया। मुझे क्या पता जिसके साथ जीवन जीने की तीव्र इच्छा हो और जिसके साथ संपूर्ण जीवन सार्थक सा लगता हो, अगर वो माँ का भाई है तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। कुल 14 बरस की थी मैं। अब क्या होता है ये जानती भी नहीं थी। मैंने विवाह की इच्छा जाहिर की थी तो वो इसलिए क्योंकि बाकी गृहस्थियों की तरह मेरा भी सुखी गृहस्थ जीवन जीने की इच्छा थी। मेरी माँ ने भी उसका विरोध किया। मेरा पुरुष तुम दबाकर भाग गया। इतना गुस्सा आया कि सारे बाजार खड़ा कर उसके मुंह पर थूक दूं। मगर मैं छोटी थी, अनजान थी, कमजोर थी। मरने के लिए छज्जे पर से कूद पड़ी, मगर मर न सकी। सोचा कि तन से नहीं तो मन से तो मर ही गई, मगर मैं मन से भी नहीं मर सकी। फिर से प्रेम किया, प्रौढ़ उम्र में प्रेम किया और लगा कि ये प्रेम नहीं तो भक्ति है, ये श्रद्धा है। मगर मैं फिर गलत साबित हुई। शरीर से पीड़ा है मुझे, क्रोध आता है शरीर पर मुझे, शरीर से प्रेम भी बहुत। तो फिर इसे छोड़कर तो जाएगी कहाँ? ये तो तेरा ही होकर रहेगा। और अब उसी में तो पनप रहा है। वो बीज जो पहले हंसता खिलखिलाता नाचता थिरकता एक जीव होगा, शरीर मुझे चाहिए। मेरे बच्चे के लिए ये शरीर मुझे चाहिए।